वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर साहब। उदय जी, आपका बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल जो है महेश तावड़े साहब का, गोरेगांव मुंबई से इन्होंने पूछा है। महेश, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी कि मैंने प्रॉपर्टी ली थी, हमने दोनों भाइयों के जॉइंट लिए और फर्स्ट नेम मेरा है, सेकंड नेम मेरे भाई का है जी। और ये हमने हाउसिंग लोन लेके प्रॉपर्टी ली हुई है। और ऐसा है कि अभी 2006 में ऐसा तय हुआ था कि मैं भाई को 3 लाख रुपया पेड करूंगा और वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है। इसके लिए हमने छोटा सा रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया था 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, ठीक, जिसमें दोनों भाई का सिग्नेचर भी था। हमारे जो दो भाई है उन्हें विटनेस करके साइन भी किया था। ठीक है। तो अभी उसके बाद में क्या उन्होंने वो पैसा मुझे मेरे से लिया नहीं और ट्रांसफर तो किया नहीं है जी। तो क्या वो अभी, एक सवाल ये है कि क्या वो अभी मार्केट जो प्राइस है उसके हिसाब से और पैसा डिमांड कर सकते हैं क्या? अच्छा। और दूसरा सवाल यह है कि जो उन्होंने पेपर साइन किया है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो सकती है क्या? जी जरूर, आपके इन दोनों सवालों के जवाब दे देते हैं। उदय जी हमारे साथ है। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? मैं इनके तीसरे सवाल पे पहले आऊंगा। रीडेवलपमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि जो नया फ्लैट होगा वो दोनों के नाम पे ही रहेगा। अभी आइए आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में आपने जो भी एग्रीमेंट कराया है, अगर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, नोटराइज नहीं है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, जिसके लिए आपको कोर्ट में जाके उसे सिटी सिविल में जाके प्रूव करना पड़ेगा। और आप एक इंजंक्शन भी ले सकते हैं, पर आपका भाई मौजूदा बाजार भाव की मांग कर सकता है। आज अगर वो 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर नहीं लागू होता है इसके लिए, और सोसाइटी आपके नाम पर, अकेले के नाम पर नहीं ट्रांसफर कर सकती, ज्वाइंट नाम पर ट्रांसफर कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको अब आपके तीनों सवालों का जवाब काफी साफ सुथरे तरीके से मिल चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपकी समस्या कुछ हद तक हल हुई होगी और अब आपको आगे भी अगर कोई तकलीफ होती तो आप फिर से एक बार प्रॉपर्टी गुरु में अपनी परेशानी को जरूर पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मनोज कुमार बारिक साहब। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये जानना था कि एक मैं दिल्ली में हरी बिहार में एक प्लॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे जो है एनओसी नहीं मिली हुई है उस कॉलोनी के अंदर जी। तो और पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली में इस समय बंद है। तो मैं इस प्लॉट को किस तरीके से खरीदूंगा? एक्चुअली जो डीलर है वो ये कह रहा है कि सिंपल नोटरी के थ्रू परचेज होएगा। तो अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ तो मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? दूसरा सवाल सर मेरे को ये था कि वो जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ वो अंडर सेक्शन वेस्टेड 81 के अंदर आता है, तो उस जमीन को हम ले सकते हैं या नहीं? बहुत ही अच्छे सवाल है मनोज जी आपके दोनों ही, और तमाम लोगों की भी इससे मदद हो जाएगी। उदय जी, क्या सलाह होगी? दो चीजें। एक तो आप रजिस्टर्ड सेल डीड करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे, मतलब ट्रांजैक्शन इसका कर सकते हैं। सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट से नहीं होगा और प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरकर इसको सेल डीड आपको बनाना पड़ेगा। चाहे रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, प्रॉपर ट्रांसफर होगा तो वो बराबर होगा, वैलिड सेल डीड होगा। उस नोटरी करके खरीदना सही नहीं होगा। और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर आप कर सकते हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी पे ट्रांजैक्शन दिल्ली में होती है। पर अगर ये प्लॉट गवर्नमेंट अनुशासित है तो जब तक इसको क्लियरेंस नहीं मिलता ट्रांसफर के लिए, आपको इसका टाइटल सर्च लेना बहुत जरूरी है कि ये फ्री होल्ड है या गवर्नमेंट का एक्विजिशन लैंड है। अगर एक्विजिशन है तो सवाल है नहीं बेचने का। चलिए, तो ये जो तमाम हिदायतें अभी उदय जी ने आपको बताई, आप इन पे जरूर ध्यान दें और उसके बाद ही इसे खरीदने का फैसला करें या इसे खरीदें। और तमाम ऐसे लोग जो इसी तरह की किसी स्कीम में या इसी स्कीम में अगर बात करें, प्लॉट लेने जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो भी इन बातों का ख्याल जरूर रखें। अगले कॉलर हमारे हैं मनीष शर्मा साहब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से जी। और मैंने नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट बुक करा है पैरामाउंट इमोशंस में। अभी ये ना मुझे 1-1.5 महीने पहले पता चला कि बिल्डर ने बिना हमें बताए इसका फ्लोर एरिया इंक्रीज कर दिया है।
तो जब हमने बिल्डर को कांटेक्ट करा तो उसने बताया कि ये अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, फ्लोर एरिया रेशियो के अकॉर्डिंग उसको ना ये फ्लोर एरिया बढ़ाना पड़ा। तो अब है ना कहते वो इंक्रीज फ्लोर एरिया का पैसा मांग रहा है। और साथ में एक और इसका प्रॉब्लम है कि अभी है ना कहते ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये बैंक से अप्रूव नहीं हुई है, तो उसकी वजह से होम लोन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लॉन्च हुए 6 महीने हो गया है। तो आपका क्या है ना कहते सजेशन रहेगा? आपने कोई पैसा अभी तक जमा कराया क्या इसके लिए बिल्डर के पास? हाँ, अभी मैंने 10% जो इनिशियल अमाउंट था वो दे दिया है और बाकी है ना कहते बैंक पेबल होगा। चलिए जी, जरूर यहाँ सलाह ले लेते हैं आपके लिए कि क्या करना मुनासिब होगा ऐसी स्थिति में। उदय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? आपको तो तुरंत नोएडा में जो ग्राहक मंच है उसके सामने तकरार गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बिल्डर को और बैंक को पार्टी बनाइए और कितना एग्रीमेंट है कारपेट एरिया आप जांच कर लिए, क्योंकि कारपेट एरिया उन्हें कोट करना चाहिए और बिल्टअप एरिया 25% ज्यादा लोड कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय आयोग का ग्राहक मंच का निर्णय दिल्ली में ही आया है कि ज्यादा से ज्यादा कारपेट पे 25% लोडिंग हो सकता है, उससे ज्यादा वो आपको बिल्टअप एरिया सुपर बिल्टअप नहीं बेच सकता। तो अगर कंज्यूमर कोर्ट में आप तकरार गुजारिश करेंगे और इंटरिम रिलीफ मांगेंगे, अंतरिम आदेश, तो आपको अंतरिम आदेश तुरंत मिल जाएगा कि बिल्डर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे और बैंक से भी लोन लेना आसान हो जाएगा और आपको वो आपका एरिया का भी मुआवजा मिल सकता है। चलिए, तो फिर ये एक ऐसा सवाल और उस पर उदय जी की ऐसी सलाह जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे जुड़े तमाम लोग जिन्होंने इस स्कीम में घर लिया है या लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी, तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें और आपके केस से हो सकता है कई और लोगों की मदद भी यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए प्रॉपर्टी गुरु के साथ। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर साहब। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर है सत्या तलवार। सत्या जी, पूछिए अपना सवाल। पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अच्छी पब्लिक सर्विस के लिए। और जो मेरा सवाल है जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल है वो मेरे पिता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मेरे पिता ने प्रॉपर्टी बनाई थी दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने एक वसीयत लिखी थी। हम 2 भाई और 1 बहन हैं और वसीयत में दोनों भाइयों को वारिस बनाया था उस प्रॉपर्टी का। अच्छा, वो उनकी मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन कराया था दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो दोनों भाइयों के नाम कराया था जी। तो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, तो उसके बारे में पूछना है कि हमको वो प्रॉपर्टी को प्रोबेट कराने की जरूरत है क्या, यानी वसीयत को प्रोबेट कराने की जरूरत है क्या। और दूसरा सवाल है, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके बाद रजिस्ट्री कराना जरूरी है कि नहीं। जी तलवार साहब, दोनों ही सवालों के आपके जवाब यहाँ पे मिलेंगे। जरूर आपको उदय जी से पूछ लेते हैं। उदय जी, इनके लिए क्या सही रहेगा? इन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है इनके पिता की। सेल्फ एक्वायर्ड है जी प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड है तो विल के हिसाब से ही चलेगी और विल का प्रोबेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी का फैमिली डिवीजन होने के बाद वसीयत के हिसाब से जो उत्तराधिकारी को हक मिलेगा उस हिसाब से उसको रजिस्टर करने की भी जरूरत है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर तलवार साहब हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और अब आप इसी जैसा उदय जी ने सलाह दी उस पर आगे बढ़ते हुए अपने इस वसीयत का जो काम है उसे पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं राजेश छाबरा जी। इन्होंने फोन किया हमें, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि अभी रिसेंटली बिल्डर्स ने सर्विस टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया है इंस्टॉलमेंट्स पे जी। और उन्होंने ये सर्विस टैक्स कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये लीगल है क्या, क्योंकि एज कस्टमर्स हम तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर नहीं रहे, सर्विस प्रोवाइडर्स तो बिल्डर्स ही हैं।
So can they pass this service tax on to customers? सवाल ये है कि आपका एग्रीमेंट कब का है, बिफोर लॉन्चिंग ऑफ सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स जुलाई से चालू हो गया है, तो उसके पहले आपका एग्रीमेंट है या बाद वाला एग्रीमेंट है? हमारा एग्रीमेंट उससे पहले का है। हमारा एग्रीमेंट जुलाई 2009 का है। तो लेकिन उसमें सर्विस टैक्स का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन बिल्डर ने बजट के बाद जो पीछे के जो इंस्टॉलमेंट थे उन पर सर्विस टैक्स। जी, हमारे हिसाब से पहले वाले एग्रीमेंट में सर्विस टैक्स नहीं लागू होगा, फिर भी बिल्डर ने अगर इंसिस्ट किया तो आप देखिए उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस करके कानूनन कार्रवाई जरूर कर सकते हैं और उसका आपको रिफंड मुआवजे के साथ और ब्याज के साथ मिल सकता है। चलिए, अब हमारे अगले कॉलर भी यहाँ लाइन पर हैं, इसलिए उन्हें ले लेते हैं। काफी देर से हमें कॉल कर रहे थे। शशिकांत जगताप साहब है हमारे पास। शशिकांत जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं शशिकांत जगताप बोल रहा हूँ पनवेल से। सर, मैंने एक 1 BHK फ्लैट बुक किया था लास्ट ईयर जी। जो 1 साल होने को आया अभी उसको। लेकिन अभी मुझे 2-3 महीने में उसका पोजीशन मिलने वाला है, जबकि अभी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में आता है, नियर टू न्यू पनवेल विलेज। विलेज इज देयर, एक विलेज है वहाँ पे। और अभी हमारे यहाँ पे न्यू मुंबई में एयरपोर्ट भी आ रहा है जी। तो मुझे आगे अभी पोजीशन लेना है, तो उसके लिए मुझे बिल्डर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे, जबकि मुझे आगे परेशानी ना हो ज्यादा, जो लीगली जो परेशानी होती है बाद में। सपोज मैं बेचना चाहता हूँ, सपोज आगे। जरूर, पहले तो आपका सेल डीड रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। सेल रजिस्ट्रेशन हो गया है सर मेरा, बहुत अच्छा है। तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देखना बहुत जरूरी है कि स्टैम्प ड्यूटी आपका भरा हुआ है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो भरा हुआ है, पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देख लो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लो। आपके एरिया में इसे मराठी में भोगवटा पत्र कहते हैं, वो भोगवटा पत्र की बहुत जरूरी है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी पूर्णत्वाचा दाखला कहते हैं, वो दोनों देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको भोगवटा पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप उस बिल्डिंग में नहीं रह सकते, ऐसा महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट कहता है। इसके लिए आप जरूर जांच कर लीजिए कि भोगवटा पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वहां है। अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका देगी, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत देगी, मगर ये देखना बहुत जरूरी है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। चलिए, तो ये वो जरूरी बातें उदय जी ने आपको बताई, जो आपको या तमाम उन लोगों को जो अपना घर खरीदने जा रहे हैं, जो अपना घर लेने जा रहे हैं बिल्डर से, हैंडओवर होते समय ये तमाम जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके लिए जरूर ख्याल रखें। बहरहाल, सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।